नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 2022 में उत्तर प्रदेश देश की सियासी तकदीर तय करेगा और कुछ लोग ये कहते हैं कि खुद उत्तर प्रदेश की तकदीर फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में है। 22 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी चाबी क्या वाकई ओवैसी के पास है? क्या 19% मुसलमान वोट ओवैसी के कहने पर चलेगा या मुसलमानों के वोट बांटकर ओवैसी योगी आदित्यनाथ को का दोबारा राज तिलक कराएंगे? ओवैसी एक पल में जितने इलॉजिकल लगते हैं, अगली बार में उतनी ही लॉजिकल बात करते हैं। तकरीरों में उनको मात देने वाला फिलहाल तो कोई दिखाई देता नहीं। सियासत में वो बादशाह बनेंगे या बाजीगर? 22 का बाइस्कोप इंडिया टीवी की स्पेशल सीरीज, इसमें आज बात हम ओवैसी की ही करने जा रहे हैं, जिनको उनके चाहने वाले नकीबे मिल्लत का खिताब देते हैं। बाउंसर फेंकने का हुनर ओवैसी को जवानी के दिनों से ही आता है। असदुद्दीन जब हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड पर उतरते तो अच्छों की गिल्ली उड़ा देते। वही असद एक दिन सियासी पिच पर भी बाउंसर मारेंगे और कम्युनल स्विंग कराने में सबसे आगे निकल जाएंगे। तब उनके अब्बा हुजूर ने भी नहीं सोचा था। प्यारे कूद जा का दरिया डूब के निकलेंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। हैदराबाद के सालारे मिल्लत का बेटा आज कौम के लिए नकीबे मिल्लत है। यंग एंड एग्रेसिव मुसलमान लड़कों के गर्म खून में उबाल कैसे लाया जाता है? कहते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी से अच्छा और कोई नहीं जानता। पतन 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 पतन। आसमान में कुछ नहीं, सिर्फ पतन 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 पतन। ओवैसी मंच पर हो, माइक हाथ में हो तो उनका तेवर तेजाबी हो जाता है। संसद से सड़क तक ओवैसी हर जगह गुस्से में दिखते हैं। मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उनको जानने वाले कहते हैं कि असल में वो मुसलमानों के गुस्से को वोट में तब्दील करना चाहते हैं। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट देने जा रहे हैं। हैदराबाद के ओवैसी उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगे? वो चुनाव पर कितना असर डालेंगे, कितना वोट पाएंगे और किसके वोट काटेंगे? हर कोई बस अनुमान लगा रहा है। ओवैसी ने कुछ और सोच रखा है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा, फिरोजाबाद को आता रहूंगा और मेरी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह जब मेरे इस जिस्म से मेरी जान को निकाल देगा, नहीं मालूम कि अल्लाह कितनी मोहलत हमको और आपको दी है। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जब इस दुनिया से अल्लाह मुझे बुला लेगा, मैं उत्तर प्रदेश में मंजलिस के परचम तले मुसलमानों के एक लीडरशिप को देखना चाहता हूं। ओवैसी के जलसे में बुजुर्ग मुसलमान नहीं आते, लेकिन नौजवान मुसलमानों में ओवैसी का क्रेज किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। नौजवानों को ओवैसी स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, स्पीच में वॉइस मॉड्यूलेशन करके रिझाते हैं। लैला और मजनू वाले डायलॉग से ओवैसी दीवाने की दीवानगी तक आ पहुंचे। आज दीवानगी की जरूरत है, याद रखो। अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, जुनूनी को, दीवाने को मंजिल मिलती है। क्योंकि जब तुम अकल से पूछोगे फिरोजाबाद में मंजलिस जीती गई क्या, तो हल बोलेगी और डिवाइड हो जाएंगे। जब तुम दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे कूद जा का दरिया डूब के निकलेंगे इंशाअल्लाह। बड़े ओवैसी यूपी में खड़े होकर जो बात कहते हैं, वही बात छोटे ओवैसी हैदराबाद में दोहरा देते हैं। हमने यही सीखा है, हम अपने हक को मानेंगे। जमहूरी जिद्दोजहद के
सबको मिलेगा, लेकिन हमारी नजरें देख रही है कि एक दिन आएगा जरूर उत्तर प्रदेश में भी मजलिस का दफ्तर दारुस्सलाम होगा। ओवैसी की तकरीरों में तेवर भी दिखता है, तजुर्बा भी दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए ओवैसी बताने से ज्यादा दिखाने में यकीन करते हैं। क्या क्या कर सकते आप करो ना, क्या क्या कर सकते आप करो, मगर मैं अब वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे मार गोली, इसी में हमारा कागज छुपा है। मार दिल पे गोली मार, क्योंकि दिल में भारत की मोहब्बत है जो तुझे अब तक समझ में नहीं आई। मार गोली, जिस जगह मारना है मार। फुटवर्क, सोशल मीडिया, टारगेट वोटर से डायरेक्ट कनेक्ट और यूनिक कम्युनल लाइन। पिछले 75 साल में हिंदुस्तान में कई मुसलमान नेता हुए। आज भी हर पार्टी में कोई ना कोई बड़ा मुसलमान नेता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसी वाइड रेंज किसी की नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी मौलाना नहीं है, वो मुल्ला या मुफ्ती नहीं है, वो बैरिस्टर हैं। मजहबी किताब की जगह वो संविधान की बात करते हैं। भाषण देने से पहले तैयारी करके आते हैं। रैलियों में भी ओवैसी के हाथ में हमेशा एक पर्चा रहता है जिसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं। रैली से पहले वो किसी को इंटरव्यू नहीं देते। ओवैसी लगातार चौथी बार जीतने वाले सांसद हैं। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं। उनकी अपनी पार्टी है और अयोध्या से लेकर आधार तक, नागरिकता से लेकर किसान तक, हर मसले पर वो सबसे अलग राय रखते हैं। वही ओवैसी उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी के लोग बोलते संविधान में कहां से आया? संविधान में जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया उसका प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन, यानी आजादगी। मुझे अपने मजहब पर, उसकी अकीदे पर चलने का इख्तियार दिया गया है। तो जब हम ये बात करते हैं तो बोलते हैं देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें। ओवैसी इलाका कैसे सेलेक्ट करते हैं? ओवैसी बार बार मोबाइल पर क्या देखते हैं? कैमरा ऑन होने के बाद भी स्टेज पर मोबाइल से क्या रिकॉर्ड होता है? ओवैसी के वीडियो मुस्लिम मोहल्लों में एक साथ कैसे पहुंच जाते हैं? ओवैसी को बाइक और बाइक वाले लड़कों से इतनी मोहब्बत क्यों है? सब कुछ दिखाएंगे, मगर उससे पहले ओवैसी के बारे में आपको कुछ अलग बताते हैं। बाउंसर फेंकने वाले असदुद्दीन की क्रिकेट पिच से निकलकर सियासी पिच तक पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। भड़काऊ भाषणों से ओवैसी को पहचानने वाले बहुत कम लोगों को मालूम है कि ओवैसी की दुनिया कभी क्रिकेट से शुरू होकर क्रिकेट में ही खत्म हो जाती थी। ये उन दिनों की बात है जब ओवैसी दाढ़ी नहीं रखते थे और ना ही उनके सिर पर जालीदार टोपी होती थी। असदुद्दीन तब हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के निजाम कॉलेज की क्रिकेट टीम में थे और दोस्तों को लगता था कि कद काठी से लंबे तगड़े ओवैसी एक न एक दिन टीम इंडिया के लिए जरूर खेलेंगे। साउथ जोन इंटर यूनिवर्सिटी के अंडर 25 वीजी ट्रॉफी के एक मैच में ओवैसी ने एक मैच में 6 विकेट पाकर सनसनी मचा दी थी। हैदराबाद में ओवैसी फैमिली का सियासी रसूख पिछले 70 साल से कायम है। ओवैसी यूपी में जैसी कयादत कायम करने का ख्वाब देखते हैं, ओल्ड हैदराबाद सिटी में ओवैसी खानदान के लिए वैसी ही कवायद तब भी थी। लेकिन असदुद्दीन तो कुछ और ही करना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे। एक दिन ऐसा आया जब ओवैसी ने क्रिकेट भी छोड़ दी और हैदराबाद को भी छोड़ दिया। इतिहास की किताबें पढ़ते पढ़ते असदुद्दीन ओवैसी को लगा कि कानून की तालीम लेनी चाहिए। लॉ की पढ़ाई करने वो लंदन चले गए और एडमिशन उस लिंकन्स इन लॉ कॉलेज में लिया जहां से कभी मोहम्मद अली जिन्ना ने बैरिस्टर की डिग्री ली थी। ओवैसी 2 साल तक लंदन में रहे। खानदान के पास पैसे की कमी नहीं थी, मगर ओवैसी ने पढ़ाई का खर्च नौकरी करके खुद उठाया। कुछ लोग ओवैसी को जिन्नावादी सोच वाला मानते हैं, लेकिन जब भी जिन्ना का नाम आता है, ओवैसी इकलौते मुसलमान नेता हैं जो जिन्ना की लाइन को खुलेआम गलत बताते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया हमको नहीं मालूम। इस जिन को तो
भगा दिया पाकिस्तान में को के जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ये भारत खाजा अजमेरी की सरजमी है, हम यहां पर रहेंगे। जिन्ना और ओवैसी दोनों यूपी इलेक्शन का टेम्पो बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं निकालते सर एक वक्त ऐसा भी था जब असदुद्दीन ओवैसी असेंबली में 4 लाइन का भाषण भी पर्चा देखकर पढ़ते थे। and he was very much responsible for getting 1994 में असदुद्दीन के लंदन से लौटते ही पापा सलाउद्दीन ओवैसी ने उनको हैदराबाद की 4 मीनार सीट से विधायकी का टिकट थमा दिया था। मुस्लिम स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट से असदुद्दीन ओवैसी जीते और सिर्फ 25 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए। असेंबली में पर्चा देखकर पढ़ने वाले वही ओवैसी आज हिंदुस्तान के सबसे फायरी स्पीकर हैं। सारी कायनात के अब्बा, हमारे अब्बा, आपके अब्बा, सबके पप्पा, सबके डैडी, जब अल्लाह ने उनको कहा कि जाओ जमीन पर, तो हमारे अब्बा भारत में कदम रखे और हमारे अब्बा का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, जब अब्बा जमीन पे कदम रखे, तो जमीन किसकी हुई? जमीन किसकी हुई? बोलो, जमीन बाप की हुई नहीं हुई? जब बाप की जमीन है तो बाप की जायदाद में ना बेटी को महरूम किया जा सकता, ना बेटे को महरूम किया जा सकता। ये मेरे बाप का मुल्क है और कोई ताकत मुझे यहां पर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बना सकती। ओवैसी एंड फैमिली के बारे में जानना हो तो पुराने हैदराबाद की उन गलियों में चलना होगा जहां पिछले 80 साल से सलारे मिल्लत यानी कौम के नेता का खिताब ओवैसी फैमिली के पास है। एक तरफ 4 मीनार, दूसरी तरफ मक्का मस्जिद। पिछले 7 दशकों से यही ओवैसी खानदान की मजहबी सियासत का सेंटर है। यहीं असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी की मजलिसें होती हैं, जिनमें होने वाली तेजाबी तकरीरों पर ओल्ड हैदराबाद सिटी की आवाम तालियां पीटती है। यकीन ना हो तो एक बानगी देख लीजिए। हर कोई दुनिया में पैदा होता, सुन लो आरएसएस वालों, हर कोई दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता, उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। जो कोई भी पैदा होता है, हमारा मानना है, आप सबको मानो, हमारा मानना है जो कोई पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता। हमने क्या किया? बात करें कि चाय 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 चाय, हर वक्त वही डिमोनेटाइजेशन, ये चाय वो चाय, कड़क चाय, नरम चाय, चाय चाय चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है या क्या है? अरे चाय वाला था, अब वजीर आजम है। अरे वजीर आजम जैसे बन जाओ। इसी जुबानी जोर के दम पर ओवैसी ब्रदर्स ने जब से सियासत में कदम रखा है कभी शिकस्त नहीं खाई है। ओवैसी हैदराबाद की जिस सीट से संसद में पहुंचते हैं वो 1994 से ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के पास है। हैदराबाद जब आंध्र प्रदेश में था और जब तेलंगाना में है तब भी कोई भी दूसरी पार्टी ओल्ड हैदराबाद सिटी में अपनी पैठ नहीं बना पाई। चुनाव संसद का हो, विधानसभा का हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, पुराने हैदराबाद की आवाम ओवैसी ब्रदर्स पर ही यकीन करती है। ये दारुल सलाम है, AIMIM और ओवैसी फैमिली का पावर हाउस। असदुद्दीन ओवैसी जब भी हैदराबाद में होते हैं सुबह से शाम तक इसी दारुल सलाम में बैठते हैं। जुमा यानी शुक्रवार को छोड़कर यहां इसी तरह 8 कुर्सियां लगती हैं। पहली कुर्सी पर असदुद्दीन ओवैसी बैठते हैं, बाकी 7 कुर्सियों पर अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस के 6 दूसरे MLA बैठते हैं। एक टाइपिस्ट बिठाया जाता है, सबके लेटर पैड वहीं रखे जाते हैं। ओवैसी के दरबार में हाथ के हाथ समस्या सुलझाई जाती है, आवाम को तुरंत समाधान मिलता है। कोई काम फंसा हो तो संबंधित डिपार्टमेंट या अफसर को तुरंत फोन किया जाता है। आवाम के साथ खड़ा देखने के लिए ओवैसी किसी से भी लड़ जाते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। तुम क्या उंगली दिखा रहे? तुम क्या बता रहे मेरे को? तुम क्या बता रहे? तुम क्या डरा रहे क्या मेरे को? तुम क्या डरने वाले? मार लो, जान मार लो, लो लो। तुम क्या बोले? क्या बोला? मतलब आप तेलुगु में आपको बात करने का तरीका आता है? आपको तेलुगु में गलत बोले ना तुम? कर रहे आप
तुम? सीबीआई का बोलिए भाई, सबर से बोल रहे हैं आपको अंदर बोले, सबर से बोले तो आप डरा रहे क्या हमारे को? आप डरे थे काम? आप क्या बोला है? क्या बोले? क्या सीबीआई का बोला तुम? क्या झूठ? सीबीआई क्या बोला अंदर? फिर आप क्या बोले? आप क्या हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। आप पूछिए, आप पूछिए। सीबीआई का इंक्वायरी बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं करते सीबीआई का इंक्वायरी? आप क्यों छुपाना चाह रहे हैं? आप 6 लोग मर गए वहां पे, कब देते इंक्वायरी? ओवैसी की पॉपुलैरिटी टेस्ट करनी हो तो ओल्ड हैदराबाद सिटी में किसी भी पुराने बाशिंदे से पूछ लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का मोबाइल फोन नंबर सबके पास होता है। हैदराबाद में फ्लड आया तो ओवैसी और उनके विधायक हर दिन फील्ड में दिखे। ये ग्राउंड वर्क ओवैसी को हैदराबाद सिटी में कभी हारने नहीं देता। जीएमसी इलेक्शन में बीजेपी ने तमाम स्टार पावर उतार दिया, लेकिन पुराने शहर में ओवैसी की एक भी सीट नहीं हिली। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके में यह ओवैसी का महल है। रोजाना दारुल सलाम जाने वाले ओवैसी जुमे के दिन वहां नहीं आते। जुमे के रोज वो सिर्फ नमाज के लिए घर से निकलते हैं। ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी मेडिकल कॉलेज, ओवैसी इंजीनियरिंग कॉलेज, ओवैसी एम्बुलेंस सर्विस। हैदराबाद में मजलिस को इनसे ताकत मिलती है और मजलिस की ताकत से ये भी बढ़ रहे हैं। पहले एक अस्पताल था, अब अस्पतालों की सीरीज है। पहले एक कॉलेज था, अब पूरे के पूरे कैंपस खड़े हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। दावा किया जाता है कि ओवैसी के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से हजारों गैर मुस्लिम स्टूडेंट भी तालीम पाते हैं। बीते वर्षों में ओवैसी की निजी संपत्ति में भी लगातार इजाफा हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने संपत्ति का जो ब्यौरा दिया, उसके मुताबिक उनके पास 27,84,000 की चल संपत्ति और 3 करोड़ 10 लाख की अचल संपत्ति थी। 2019 के चुनाव में ओवैसी ने जो एफिडेविट दिया था, उसमें ओवैसी की चल संपत्ति 1 करोड़ 67 लाख और अचल संपत्ति बढ़कर 12 करोड़ हो गई। ओवैसी के पास 2 हथियारों का लाइसेंस है। पहली .22 बोर की पिस्टल और दूसरी .3006 बोर की राइफल। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 15 मिनट हटा लो। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। 15 मिनट वाले जहरीले बयान के लिए अकबरुद्दीन को जेल जाना पड़ा। महीनों बाद उनकी जमानत हुई। असदुद्दीन ओवैसी वैसे किसी मुकदमे में नहीं फंसे, फिर भी यह आरोप लगता है कि वो भड़काऊ भाषणों से कम्युनल टेंशन बढ़ाते हैं। सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। असदुद्दीन ओवैसी जहां भी जाते हैं, ऐसे सबूत सरेआम छोड़ जाते हैं। सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती में रखता हूं तुम्हारी बातों को। बहुत हो गया, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। हमारी बर्बादी के राज, तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती है। क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं ओवैसी आएगा ओवैसी, जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। तुम्हारे आने से आरएसएस को फायदा होता तो फिर मोदी कैसे जीता 300 सीट? मेरी वजह से। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे गिरेबान में गंदगी भरी हुई है। महासेवा करो, गर्दन जो मोटी हो गई कम करो, झुक के देखो, नजरें नीची करो। अब तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है, ना कभी आएगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी अपना टारगेट सावधानी से सिलेक्ट करते हैं। वो वहीं जाते हैं जहां मुसलमान आबादी कम से कम 25% हो। वो मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बाद में घुसते हैं। उनका प्रचार तंत्र पहले से ही सक्रिय हो जाता है। ओवैसी की टीम मुस्लिम मोहल्ले में एक एक घर को नॉक करती है। मुस्लिम लड़कों को जलसे में बुलाया जाता है। टाइमिंग याद कराई जाती है। मुसलमानों की ताकत बढ़ेगी, ऐसा बताया जाता है।
बहुत कम लोगों को याद होगा कि टिकटॉक बैन होने तक असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के बड़े टिकटॉक स्टार थे। मजलिस की हर रैली के बाद वो टिकटॉक के लिए वीडियो शूट कराते थे। ये वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए कुछ ही मिनट में फैला दिए जाते थे। अब टिकटॉक नहीं चलता, लेकिन ओवैसी का मोबाइल वाला सिस्टम वैसे ही चलता है। हैदराबाद ओल्ड सिटी में ओवैसी बड़ी रैलियां नहीं करते, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं से वो वोटर से कनेक्ट होते हैं। समर्थकों को लगता है कि सिर्फ ओवैसी में ही बीजेपी से लड़ने की ताकत है और वही हिंदुस्तानी मुसलमानों की आवाज बन सकते हैं। इस सोच के बीज मजलिस के इतिहास में छिपे हैं। 1928 में बनी मजलिस 1948 तक हैदराबाद को अलग मुस्लिम राज्य बनाने की वकालत करती रही। 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय के बाद मजलिस पर बैन लगा दिया गया। 1957 में असदुद्दीन के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने AIMIM में दोबारा जान फूंकी। असदुद्दीन के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी ने सालारे मिल्लत का खिताब हासिल किया। पिता की मौत के बाद मजलिस को बढ़ाने का काम असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कब किस तरीके से मुकाबला किया जाता है। हम किसी से डरने या घबराने वाला वजह नहीं है। डर को हमने पीछे छोड़ दिया। न जेलों से डरते हैं, न गोलियों से डरते हैं, न चाकू न तलवारों से डरते हैं। अरे वक्त आएगा तो सबसे पर अपनी गर्दनों को पेश करने वाले मुजाहिदीन, वो हिम्मत वालों का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होने वाला है। अभी कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो हम कोई गोली से निकाले। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मुल्क मेरा है। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के सर्वे सर्वा हैं। हैदराबाद से चौथी बार सांसद हैं। साल 2014 में ओवैसी को संसद रत्न अवार्ड मिल चुका है। AIMIM को हैदराबाद के दायरे से बाहर निकालने का काम असदुद्दीन कर रहे हैं। संसद में CAA कानून बना है तो उसके खिलाफ सबसे हार्ड लाइन ओवैसी ने ली। कर्नाटक से लेकर असम तक, तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र तक ओवैसी ने हर जगह मुसलमानों को CAA, NRC के खिलाफ भड़काया और अपने लिए एक पैन इंडिया इमेज क्रिएट की। जब CAA NPR NRC आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तुम्हारे लिए CAA इस्तेमाल हो जाएगा और हमारे लिए NPR NRC का इस्तेमाल होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर मरकजी हुकूमत NPR NRC के रूल्स बनाएगी, मजलिस एहतजाज करेगी, मजलिस प्रोटेस्ट करेगी। अगर CAA का कानून वापिस नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा ये जमहूरी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट एंड डिसेंट आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मुखालिफत और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। और बीजेपी नहीं चाहती कि एहतजाज हो। मोदी पसंद नहीं करते कि कोई उनके खिलाफ बात कहे। क्या यूपी में ओवैसी को हार्ड लाइन का फायदा मिलेगा? क्या एंटी-CAA प्रोटेस्ट को कुचलने का योगी फॉर्मूला ओवैसी के लिए वोटों की मशीन में तब्दील होगा? बुजुर्ग मुसलमान अब भी ओवैसी को वोट कटवा मानते हैं, लेकिन यंग एंड एग्रेसिव मुसलमानों के बीच मिल रहे सपोर्ट से ओवैसी को यूपी में अपने लिए चांस दिखता है। असदुद्दीन ओवैसी मजलिस को मुसलमानों की ऑल इंडिया पार्टी बनाना चाहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी लखनऊ में दारुस्सलाम बनाने का ख्वाब देखते हैं। सवाल है, क्या ओवैसी हैदराबाद की जगह लखनऊ में बैठकर अपने क़यादत चला पाएंगे? क्या ओवैसी लखनऊ से दिल्ली में दस्तक देंगे? ख्वाब का क्या है, ख्वाब तो कोई कुछ भी देख सकता है, लेकिन जमीन पर ओवैसी की ताकत क्या है? हैदराबाद से बाहर ओवैसी को अब तक कितनी बार कितनी कामयाबी मिली है और उत्तर प्रदेश में ओवैसी के लिए कितना चांस है? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ओवैसी का बिहार प्रयोग सक्सेसफुल रहा तो बंगाल प्रयोग फेल हो गया। बिहार की कामयाबी और बंगाल की नाकामी के बाद ओवैसी उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में उतरे हैं। उर्दू वाली जुबान और CAA के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा, यूपी में ओवैसी के लिए ये दो ट्रम्प कार्ड हैं।
याद रखो, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का एक एक रुकन जालिम का नहीं मजलूम का साथ देंगे। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, हम कातिल का नहीं मकतूल के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। हम कातिलों का साथ नहीं देंगे, मकतूलों का साथ देंगे। हम ताकतवरों का साथ नहीं, कमजोरों का साथ देंगे। और हमारी आंखों में जो सबसे कमजोर है वो हमारी नाकों में सबसे ताकतवर है। अगर जुल्म मुसलमान किसी हिंदू पर करेगा, हम उस हिंदू का साथ देंगे, मजहब को बीच में आने नहीं देंगे, जुल्म को देखेंगे, जालिम को पहचानेंगे। हैदराबादी उर्दू बोलने वाले ओवैसी बांग्ला वोटरों को अपनी बात नहीं समझा पाए थे, लेकिन गंगा जमुना वाले सूबे उत्तर प्रदेश में ओवैसी को अपनी कौमी सियासत के लिए उपजाऊ जमीन दिख रही है। यूपी में ओवैसी का फॉर्मूला वही है जिसे पहले सोशलिस्टों ने आजमाया, फिर मंडलवादी पार्टियों ने अपनाया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। उत्तर प्रदेश में ओवैसी बार बार 19% करते हैं और मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि 19% होने के बाद भी सत्ता में मुसलमानों को उनके हक का हिस्सा नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। अगर किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, किसी को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं जिनको अभी तक उनका हिस्सा नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि आपने पिछले 60 साल से सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर आपने मुख्तलिफ पार्टियों को वोट किया। कभी आपने कांग्रेस को वोट किया, उनको नेता बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, कभी आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया। मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता, कौन है आपकी आवाज, कहां है आपकी सियासी ताकत? आज उत्तर प्रदेश में आपके वोट की अहमियत नहीं है, आपके आंसुओं की अहमियत नहीं है, आपके मसाइल की अहमियत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ा सियासी रिस्क लेकर चलते हैं। उनकी तकरीरों में जितना मिर्च मसाला बीजेपी, संघ, मोदी और योगी के लिए होता है, उससे ज्यादा तेजाब वो उन सेकुलर पार्टियों पर छिड़कते हैं जिनके नेता चुनाव आने पर तो जालीदार टोपी पहन लेते हैं, फिर काम निकल जाने पर मुसलमानों को भुला देते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। यूपी में मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी का मुकाबला इन तीन पार्टियों से है और इन्हीं से बड़े मियां की सबसे ज्यादा नाराजगी भी है। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से, तो दूल्हा घोड़े पर होता है और सामने होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है, तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रख दिए हैं लोग। असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हम जब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे ये बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं। और कैसा बजाएंगे? हम अपना एक एक ओट पतंग के निशान पर दबाएंगे और दबा कर कहेंगे कि बेटा अब नाचो तुम, अब बाजा बजाओ, अब पुंगी बजाओ। ओवैसी द्विअर्थी डायलॉग डिलीवरी के उस्ताद हैं। उनकी मजलिस में आने वाली ऑडियंस इसी पर सीटी मारती है। जुल्म को देखेंगे, जालिम को पहचानेंगे। इसी के वीडियो वायरल किए जाते हैं। ओवैसी को बुजुर्ग मुसलमान भाव नहीं देते, नौजवान उनको हाथों हाथ लेते हैं और भाईजान को लगता है कि वो यूपी के मुसलमानों की तकदीर बदल सकते हैं।
अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। कांग्रेस के नेता ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। ओवैसी लैला और मजनू वाले डायलॉग से उनका जवाब देते हैं। हमारा हाल जो ऐसा है कि योगी बोलते हैं समाजवादी का एजेंट, अखिलेश बोलते ये बीजेपी का एजेंट, कांग्रेस बोलते ये बी टीम। तो एक बात तो मालूम हो गई कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में अगर किसी को किसी से मोहब्बत है, यानी मैं लैला हूं, ये तमाम डायलॉग बाजी से आगे ओवैसी ने क्या सोच रखा है? पश्चिम बंगाल में ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ के जिस पीरजादा पर दांव लगाया था, उसने रेस शुरू होने से पहले ही टीम बदल ली थी। यूपी में मजलिस के लिए मामला थोड़ा और टेढ़ा है। भाईजान ने ओपी राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन बनाने का ऐलान किया, लेकिन अखिलेश ने राजभर को अपने साथ मिलाकर ओवैसी को लंगड़ी मार दी। यूपी में मजलिस के नेता शौकत अली को कोई जानता तक नहीं। ओवैसी खुद बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मजलिस का कोई संगठन नहीं है। ओवैसी की रैलियों में भीड़ तो तमिलनाडु में भी आ जाती थी, लेकिन वहां उनको वोट नहीं मिले थे। यूपी में ओवैसी को ना ढंग का पार्टनर मिल रहा है, ना ढंग के कैंडिडेट मिल रहे हैं, इसलिए ओवैसी डायलॉग मारने में ओवरटाइम करते हैं। सब कर सकते, मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम, मगर मोदी जी बोले शादी 21 नहीं करना। मोदी जी आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के? 5 साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी तक सिमटी रहने वाली पार्टी मुसलमानों की नेशनल पार्टी बनेगी। इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के नांदेड़ और औरंगाबाद से। नांदेड़ में दंगा हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी वहां तुरंत एक्टिव हो गए। वो नांदेड़ के मुसलमानों को यह समझाने में कामयाब रहे कि कोई पार्टी मदद करे या ना करे, वो मुसलमानों के साथ है। ओवैसी को इसका फायदा मिला और पहली बार हैदराबाद के बाहर औरंगाबाद सीट से मजलिस का सांसद चुना गया। बिहार के किशनगंज में उपचुनाव में AIMIM का सांसद जीता तो 1.25 साल के अंदर ही ओवैसी ने बिहार के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 सीटों पर ओवैसी की जीत ने ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर कर दिया और सीएम हाउस में नीतीश कुमार 5 साल के लिए परमानेंट हो गए। यूपी में 2022 का चुनाव अगले 20 साल की सियासत तय करने वाला है। यूपी में सीएम पद के सारे दावेदार 50 साल के आसपास के हैं। अखिलेश यादव 48 साल के हैं, योगी आदित्यनाथ 49 साल के हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा 50 साल की हैं, असदुद्दीन ओवैसी 52 साल के हैं। 2024 आते आते ओवैसी 55 साल के होंगे और 2029 में ओवैसी 60 साल के हो जाएंगे। एज फैक्टर अभी ओवैसी के साथ है, लेकिन 60 के बाद उनके लिए पार्टी का एक्सपेंशन आसान नहीं होगा। 22 में ओवैसी के लिए यूपी में कम से कम 10 सीटें जीतना जरूरी है, वरना म्युनिसिपल लेवल के नेता का टैग उन पर हमेशा हमेशा के लिए चिपक जाएगा। ओवैसी के मंच पर दलितों, शोषितों, वंचितों के नाम के पोस्टर लगते, मंच पर सारे मुसलमान ही दिखते हैं। दलितों की बात बाद में होगी। यूपी में ओवैसी क्या मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन पाएंगे? इसी सवाल पर 22 के सारे समीकरण डिपेंड करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।